हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th में अम्ल क्षार लवण चैप्टर में थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करेंगे। इससे पहले हमने अम्ल क्षार लवण के बारे में कुछ पढ़ लिया था और लवणों के थोड़े प्रकार पढ़ लिए थे। अब हम आज पढ़ते हैं महत्वपूर्ण लवणों को बनाने की विधियाँ। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं धावन सोडा। धावन सोडा जिसे वॉशिंग पाउडर, भी कहते हैं, जिसका इस्तेमाल सामान्यतः हमारे घरों में होता है। आइए देखते हैं इसका रासायनिक नाम क्या है। रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम होगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसके अणुसूत्र की बात करें तो कुछ इस प्रकार से होगा। अणुसूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O। ये एक क्रिस्टलीय फॉर्म है इसकी। यदि आपको जल गुणांक में दिख जाए तो यह इसकी क्रिस्टलीय फॉर्म होती है। अब इसके नाम को समझ लीजिए। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब जल के अणु। इसको बनाने की विधियाँ देख लेते हैं। बनाने की विधियाँ, इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि प्रयोगशाला में सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराने पर हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसका नाम लिख देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हमें प्राप्त हो गया हमारा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, और साथ में हमें जल प्राप्त हो जाता है। रिएक्शंस को करने से पहले हम ये और देख लेते हैं कि ये रिएक्शन हमारी संतुलित है या नहीं। संतुलित से मतलब ये है कि जो भी अभिकारक या जो भी चीज़ आप लेकर चल रहे हैं और जो आपको प्रोडक्ट या उत्पाद प्राप्त हो रहा है वो सब बैलेंस हैं या नहीं है। आइए चेक करते हैं। Na, सोडियम यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो हमें डेफिनेटली यहाँ पर 2 से गुणा करनी होगी। उसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन ये रहे, 2 ऑक्सीजन ये रहे, 2 और 2 4, इधर 3 और 1 4। ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन को देख लेते हैं। H2 है हमारे पास और यहाँ पर भी H2 है, सही है। कार्बन 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है। हमारी रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस्ड है। इसके बाद हम इसके भौतिक गुण देख लेते हैं। भौतिक गुण, सबसे पहले बात करें तो ये एक सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जल में अल्प रूप से विलय होता है, मतलब बहुत ही कम मात्रा में ये जल में घुल पाता है। तो जल में अल्प विलय, वह इसका जो जलीय विलयन होता है वह क्षारीय प्रकृति का होता है। जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। इसके बाद हम इसकी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक गुण देख लेते हैं। रासायनिक गुणों में सबसे पहले हम ऊष्मा का प्रभाव देखते हैं। अर्थात यदि सोडियम
कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट पर यदि हीट दी जाए या फिर इसको कुछ ताप दिया जाए तो वो किस प्रकार से अपने आप को प्रदर्शित करता है। Na2CO3 इंटू 10H2O सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर या हीट करने पर, जब भी आप किसी भी रिएक्शन में ऊष्मा का प्रभाव या उसको गर्म कर रहे हैं या ताप प्रदर्शित कर रहे हैं तो इस एरो के ऊपर आपको ये डेल्टा प्रदर्शित करना बहुत ज़रूरी है। देखिए हम सभी एक रिएक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं कि हम क्या ले रहे हैं, उसके ऊपर हमने क्या अभिक्रिया लगाई है और हमें क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा। जिस हिसाब से हमने सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर प्राप्त, सोडियम कार्बोनेट लेकर चल रहे हैं, उसको ऊष्मा दी और उसके बाद हमें क्या प्राप्त होता है, Na2CO3 प्लस का 10H2O। अब देखिए यहाँ पर जो ये H2O है या 10 जल के जो 10 अणु हैं वो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में थे और ये यहाँ पर इसके साथ प्लस में आ गए। इसका मतलब ये है पहले जो सोडियम कार्बोनेट था ये अपने जलीय विलीन में था, जब आपने इसको हीट दिया, आपने इसको गर्म किया तो इसमें से जितना भी जल है वो सब बाहर निकल गया और आपके पास क्रिस्टली फॉर्म में या शुष्क फॉर्म में आपके पास सोडियम कार्बोनेट रह जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराने पर, CO2 के साथ अभिक्रिया। यदि हम सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के साथ कराएं तो हमें NaHCO3 जो कि आपका खाने का सोडा या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट कहलाता है। इसका अध्ययन भी हम आगे करेंगे, यहाँ पर सिर्फ समझने वाली बात है। प्रोडक्ट मिलने के बाद हमें ध्यान देना है कि हमारी जो अभिक्रिया है वो संतुलित है या नहीं है। आइए चेक कर लेते हैं। Na के यहाँ पर 2 अणु हैं तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए। तो यदि हमने सोडियम के अणुओं को बराबर किया, अब आगे देख लेते हैं। यहाँ हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 हैं क्योंकि इस 2 की मल्टीप्लाई इसके लिए भी काउंटेबल होगी। उसके बाद देख लेते हैं हम कार्बन, 1 और 2 कार्बन है और 2 कार्बन यहाँ पर भी है। उसके बाद हम देख लेते हैं ऑक्सीजन, 3 2 5 और 1 6, 3 दूनी 6। तो हमारी जो ये अभिक्रिया है ये कंप्लीटली बैलेंस है, अपनी संतुलित अवस्था में है। आगे देखते हैं, अगला गुण देखते हैं इसका, अम्लों से अभिक्रिया। जैसे कि सोडियम कार्बोनेट की क्रिया यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराने पर हमें लवण मिलेगा और लवण को किस प्रकार का होगा, यहाँ से तो एक Na जाएगा और यहाँ से एक Cl जाएगा और लवण हमारा प्राप्त हो जाता है हमें NaCl, जिसे नमक भी कहते हैं। इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और साथ ही में CO2 और जल के अणु बाहर मुक्त हो जाएंगे। अब एक चीज़ यहाँ समझने की है, जैसे CO2 है आपका, ये हमारे पास हम जानते हैं CO2 हमारी गैस होती है। तो जब भी आप किसी रिएक्शन में उत्पाद के रूप में कोई गैस वहाँ से बाहर निकले तो ये एरो का निशान ये वाला जरूर लगाता है, क्योंकि जो गैस की प्रवृत्ति होती है वो आकाश में वो वाष्पित होना या फिर उड़ने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए गैस के लिए हम ये वाला एरो का निशान लगाते हैं। आइए आगे चलते हैं। उससे पहले इस रिएक्शन को बैलेंस होना देख लेते हैं। अगर यहाँ पर सोडियम के 2 अणु हैं लेकिन यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद क्लोरीन इसी के साथ 2 हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 1 ही है तो हमें यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना होगा। अब कार्बन देख लीजिए, कार्बन 1, यहाँ भी 1, ऑक्सीजन यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और 1 3, और हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया हमारे पास 2। तो इस प्रकार हमारी जो अभिक्रिया है वो पूर्ण रूप से संतुलित है। आगे बढ़ते हैं। बुझे चूने से अभिक्रिया।
बुझे चूने से अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे 2-3 टर्म आप समझ लीजिए पहले। चूना, अगर चूने पत्थर का नाम आता है तो वो होता है आपका CaCO3, चूना पत्थर। अगर सिर्फ चूने की बात होती है तो वो होता है आपका CaO, इसे हम बोल देते हैं। इसका नाम वैसे रासायनिक नाम इसका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, इसका हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। और यदि अब इसका नाम हो गया सिर्फ चूना, अब यदि इसी चूने में आप जल की मात्रा मिला दो तो वो बुझा हुआ चूना हो जाएगा, क्योंकि पानी डालने पर तो सब कुछ ही बुझ जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा CaOH का होल ट्वाइस। तो ये हो गया आपका बुझा चूना। ये बात क्लियर है? आगे बढ़ें। यदि सोडियम कार्बोनेट की क्रिया, सोडियम कार्बोनेट की क्रिया बुझा चूना CaOH का होल ट्वाइस। देखिए मैंने ये आपको पढ़ना शायद दूसरी क्लास में भी बताया था। तो CaOH का होल ट्वाइस अगर वो इस तरीके से होता तो उसको हम होल थ्राइस बोल देंगे, से अभिक्रिया कराई जाती है। इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर हमें उत्पाद के रूप में जो प्राप्त होगा वो होगा हमारे पास NaOH, जिसका नाम होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और साथ ही में हमें CaCO3, इसका वैसे तो नाम कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको मैंने अभी आपको चूना पत्थर बताया था। ये हमारे प्रोडक्ट मिल गए, और प्रोडक्ट मिलने के तुरंत बाद हमने क्या सीखा है कि हमें रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए। Na2, Na यहाँ पर 1 प्राप्त हो रहा है तो आप तुरंत ही क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कार्बन। एक बच्चे यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे भी Ca लिखा है, यहाँ पे भी C। देखिए ये जो Ca है ये अपने आप में पूरा तत्व है कैल्शियम, और ये जो C है, अकेला जो C है वो होता है आपका कार्बन। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये Ca वाला Ca ये अलग है, ये कैल्शियम के तौर पे काउंट होगा और ये कार्बन के तौर पे काउंट होगा। ये देखते हैं कार्बन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है। उसके बाद देखते हैं हम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के हो गए 3 और यहाँ पर हो गए 2। 3 और 2 5, यहाँ पर देख लीजिए 3 और 2 5, बैलेंस है ये भी। अब देख लेते हैं हाइड्रोजन। H हमारे पास 2 हैं और यहाँ भी 2 हैं। हमारी जो ये रिएक्शन है ये कम्प्लीटली बैलेंस्ड है। आगे देखते हैं, अगली अभिक्रिया हम इसकी कराएंगे कैल्शियम क्लोराइड के साथ। तो यदि हम सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम के लिए Ca और क्लोराइड इसके साथ हो जाएगा CaCl2, नाम लिख लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड, और हमें प्रोडक्ट के रूप में जो प्राप्त होगा वो NaCl प्लस CaCO3। देखिए यहाँ से तो सोडियम गया और यहाँ से गया क्लोरीन, तो इसके लिए हमें मिल गया NaCl। उसके बाद बचा क्या, ये कैल्शियम बच गया हमारे पास और ये कार्बोनेट बच गया हमारे पास, तो ये हमें मिल गया कैल्शियम कार्बोनेट। और जैसे ही हमें कोई प्रोडक्ट मिल जाता है हम जाते हैं रिएक्शन को बैलेंस करने के तौर पे। अब देखिए सोडियम के 2 अणु हैं, यहाँ पर 1 है, तो हम पहले की तरह क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 से गुणा। उसके बाद क्लोरीन देख लीजिए अपना, क्लोरीन 2 है, इधर भी 2 है। फिर आ जाइए अपना कैल्शियम पे, कैल्शियम यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, CO3 यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो इस प्रकार हमारी जो रिएक्शन है वो कम्प्लीटली बैलेंस्ड है। आगे चलते हैं, उसके बाद हम देख लेते हैं इसके कुछ उपयोग। किसी भी अभिकर्मक का या किसी भी तत्व को जिसका आप निर्माण कर रहे हैं उसका सबसे पहला प्रयोग तो आप यही लिख सकते हैं कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। उसके बाद देख लेते हैं जो आपका वॉशिंग पाउडर है, वॉशिंग पाउडर से आप साबुन का भी निर्माण कर सकते हैं,
इससे जो जल की जो कठोरता है या जल का जो खारापन है वो दूर हो जाता है। तो जल की कठोरता को दूर कर देना। और 4 झाग, साबुन की झाग विधि, साबुन की झाग विधि इतने सफिशिएंट हैं। इसके बाद हम देखते हैं खाने का सोडा, जो सामान्यतः हमें हमारे किचन में मिल जाता है। इसको इंग्लिश में बेकिंग पाउडर भी कह देते हैं। बेकिंग पाउडर भी कह देते हैं। इसका रासायनिक नाम देख लेते हैं। रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट। अगर इसके अणु सूत्र की बात की जाए तो वो कुछ इस प्रकार से होगा NaHCO3। देखिए, इससे पहले आपने पढ़ा था सोडियम कार्बोनेट। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना आ गया कि यहाँ पे बाई का इस्तेमाल हो गया है। और इससे पहले वाली, इससे जो सेकंड क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो बाई है वो किस लिए आता है, ये जो विस्थापनशील हाइड्रोजन इसमें उपस्थित होता है इसकी वजह से बाई आता है हमारे अणु सूत्र में। इसके बनाने की विधियाँ देख लेते हैं। बनाने की विधियाँ, जिसमें हम प्रयोगशाला विधि पढ़ेंगे कि प्रयोगशाला में इसको किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया आप कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के साथ कराएं तो आपको NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। रही जैसे ही हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है, हम क्या करते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करना देख लेते हैं। यहाँ पर सोडियम के 2 अणु, यहाँ पर सोडियम का 1 अणु। तो सबसे पहले तो हमने यहीं पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हाइड्रोजन देख लीजिए, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हैं। कार्बन देख लीजिए, 1 और 1 2, 1 ये हो गया 2। अब देख लीजिए आप, 3 2 5 और 1 6 और 3 दूनी 6, मतलब हमारी जो रिएक्शन है वो संतुलित अवस्था में है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम इसका देख लेते हैं कुछ भौतिक स्वरूप कि ये अपनी भौतिक अवस्था में या दिखने में कैसा है या जल के साथ क्या करता है, इस प्रकार से भौतिक गुण। सबसे पहली बात तो ये सफ़ेद रंग का जलीय विलयन होता है इसका, और दूसरा ये जल में पूर्ण रूप से विलय होता है। पूर्ण रूप से विलय का मतलब ये है कि यदि एक बार आपने खाने के सोडे को जल में मिला दिया, उसके बाद आप इन दोनों को पृथक नहीं कर सकते। जैसे जब आप नींबू पानी बनाते हो, उसमें जब आप चीनी घोल देते हैं तो आप चीनी और पानी को अलग नहीं कर सकते। इसी प्रकार आप खाने के सोडे को जब जल के साथ मिलाएंगे तो आप इन दोनों को पृथक नहीं कर सकते। उसके बाद हम देख लेते हैं इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव, देखिए रासायनिक गुण में ना जो चीज़ हमने बना चुके हैं, देखिए बनाने की विधि में हम सबसे पहले वो चीज़ें लेते हैं जिनसे, मान लीजिए मुझे C चाहिए तो A + B इट गिव्स C, लेकिन ये है हमारी बनाने की विधि। लेकिन जब हम किसी भी चीज़ की केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिर रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं तो हम जो हमें बनाया है, जो हमें प्राप्त हुआ है, उसको लेकर चलते हैं और उसके ऊपर जितने भी इफेक्ट फिर हैं वो सब शो करेंगे। उसके बाद हमें जो भी प्राप्त होता है वो देखते हैं। ऊष्मा का प्रभाव, तो हम खाने का सोडा लेके चलेंगे,
NaHCO3, इसका नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ऊष्मा के प्रभाव के लिए अभी मैंने इससे फर्स्ट रिएक्शन में भी आपको यही बताया था कि ये छोटा डेल्टा या इस त्रिभुज आकार की आकृति को बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आपको प्राप्त हो जाएगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। यदि आप इस रिएक्शन को थोड़े ध्यान से देखें तो ये उस अभिक्रिया की बिल्कुल विपरीत अभिक्रिया है जो हमने अभी प्रयोगशाला विधि में पढ़ी थी। अब इसको बैलेंस करना देख लेते हैं। यहाँ पे सोडियम के 2 अणु हैं, तो यहाँ पर सोडियम के 2 अणु हो गए। अब C देख लीजिए, कार्बन 1 और 1 2, हाइड्रोजन देख लीजिए 2, इधर भी है 2, ऑक्सीजन देख लीजिए 3 दूनी 6, 1 और 2 3 और 3 6। तो इस प्रकार से हमारी जो अभिक्रिया है वो बैलेंस है और हमें मिल जाता है सोडियम कार्बोनेट। ये जो अभिक्रिया है प्रयोगशाला विधि की बिल्कुल उल्टी है। उस वक्त हम ये लेकर चले थे और हमें ये प्राप्त हो गया था, अब हम ये लेकर चल रहे हैं तो हमें ये प्राप्त हो रहा है। बहुत ही सरल है। उसके बाद हम देख लेते हैं अम्लों से अभिक्रिया। अम्लों से अभिक्रिया, ओके। तो खाने का सोडा तो हमें लेके ही चलना है, NaHCO3। इसकी क्रिया हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ यदि हम कराएं तो हमें क्या क्या चीज़ प्राप्त होगी। एक तो हमें यहाँ से लवण ज़रूर प्राप्त होगा, और लवण यहाँ से कौन सा मिल सकता है, NaCl, क्योंकि यहाँ से आपका Cl जाएगा और यहाँ से आपका सोडियम जाएगा। और उसी के साथ एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, जब भी आप सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया कराएंगे उस अभिक्रिया में आपको कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूर मुक्त होगी और आपका हाइड्रोजन भी ज़रूर बाहर निकलेगा। रिएक्शन को बैलेंस करना देख लेते हैं। यहाँ पर सोडियम 1 है, यहाँ पर भी सोडियम 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर आ गया 2, तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना ही होगा। अब अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है 2 तो ये सोडियम के अणु भी हो गए 2, तो यहाँ पर भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देख लीजिए, ये अब क्लोरीन कितना हो गया 2, यहाँ पर है 1, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखते हैं सोडियम के 2, क्लोरीन के 2, क्लोरीन के 2, कार्बन 1 है, कार्बन यहाँ पर हो गया 2, तो हमें यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देख लेते हैं ऑक्सीजन, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और ये हो गया 5। इसको भी देख लेंगे 5, इसके लिए हमें यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना होगा 2। अब उसके बाद देखना है हमें हाइड्रोजन हमारे पास 2 और 2 4, 2 दूनी 4, तो हमारी जो रिएक्शन है वो कम्प्लीटली बैलेंस्ड है। इसका नाम हो जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड। अम्लों से अभिक्रिया में ही एक और अम्ल के साथ अभिक्रिया अगर पढ़ें, इस बार हम सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं H2SO4, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई थी, एक तो हमें लवण प्राप्त हुआ था, एक हमें कार्बन डाई प्राप्त हुआ था और एक हमें जल प्राप्त हुआ था। ये उसी ऑर्डर में चलेंगे। ये आपका है खाने का सोडा, तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी आप खाने के सोडे की अभिक्रिया किसी भी अम्ल के साथ कराएंगे तो आपको प्रोडक्ट के रूप में यही मिलेंगे, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। देख लेते हैं, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको समझने में थोड़ा इजी रहेगा, CO2 और जल। तो आपको पता है, तो सबसे पहले क्या करो, आप CO2 निकाल दो, जल निकाल दो, और यहाँ से आपको लवण कौन सा प्राप्त हो सकता है, Na के साथ SO4 जाएगा, तो Na2SO4, इसका नाम हो जाएगा सोडियम सल्फेट। अब जैसे ही हमें प्रोडक्ट मिल जाता है हम रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ पे सोडियम के 2 हैं, यहाँ पर सोडियम का 1 है, 2 से मल्टीप्लाई। हाइड्रोजन देख लीजिए, 2 और 2 4, इधर 2 ही है तो हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी, 2 दूनी 4। कार्बन देख लीजिए, कार्बन है यहाँ पर 2, यहाँ पर है हमारे पास 1,
तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया यहाँ भी। उसके बाद बचती है सल्फेट का एक अणु है, यहाँ पर भी सल्फेट का एक ही अणु है। उसके बाद बात आती है हमारी हाइड्रोजन की, 2 और उधर है हमारे पास 2 दूनी 4, नहीं 2 और 2 4, और इसी प्रकार से 2 दूनी 4। तो रिएक्शन हमारी कंप्लीटली बैलेंस्ड है। आगे देखते हैं। उसके बाद इसकी एक अभिक्रिया होती है हमारी जल अपघटक के रूप में, जल अपघटक। जल अपघटक का मतलब होता है टूट जाना। रिएक्शन के थ्रू देखते हैं। NaHCO3 की क्रिया मतलब खाने का सोडा या फिर आपका सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया यदि मैं जल के साथ कराऊं तो मुझे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है, और उसी के साथ में मुझे मिलेगा हाइड्रोजन कार्बोनेट। लेकिन इस हाइड्रोजन कार्बोनेट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये कभी भी अपने इस फॉर्म में नहीं रहता, ये तुरंत टूट के जल में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में मुक्त हो जाता है। इससे पहले की जितनी भी हमने रिएक्शंस ली थी उसमें मैंने बताया था आपको लवण मिला, जल मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड ये जो टर्म मिल रही है हर बार वो इसकी वजह से मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर हमें हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त। अब हम इसके कुछ उपयोग देख लेते हैं। इसका पहला उपयोग है अग्निशमन यंत्र। सुना है आपने, जब आग लग जाती है कहीं भी तो उसको बुझाने के लिए, तो ये अग्निशमन यंत्रों में इसका उपयोग होता है। खाने के सोडा है तो खाने की चीज़ तो बनाएगा ही। ब्रेड का निर्माण करने में, ब्रेड हो गया आपके, केक हो गया, इन सब चीज़ों के लिए बस ये सफिशेंट है इतना। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल तो लेडीज़ बहुत अच्छे से जानती हैं। और जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका इस्तेमाल, जैसे आप कपड़ों पर कलर कराने जाते हैं, कुछ दाग या धब्बा कुछ लग गया है उस कपड़े पर, उसको हटाने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसका रासायनिक नाम देख लेते हैं। रासायनिक नाम कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। इसका अणुसूत्र देखें तो कुछ इस प्रकार से होगा, CaOCl2। ये आपका ब्लीचिंग पाउडर का अणुसूत्र होता है। उसके बाद हम देखेंगे इसको बनाने की विधियाँ। और उसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्रयोगशाला विधि। यदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाए। देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, जितनी भी गैसें होती हैं वो अपने द्विक अणु के रूप में चलती हैं। जैसे आप ऑक्सीजन को सिर्फ O नहीं लिख सकते, नाइट्रोजन को सिर्फ N नहीं लिख सकते, हाइड्रोजन को सिर्फ H नहीं लिख सकते, और क्लोरीन को सिर्फ Cl नहीं लिख सकते। इनको प्रॉपर वे में लिखने के लिए हम ऑक्सीजन को O2 पढ़ते हैं, नाइट्रोजन को N2 पढ़ते हैं और हाइड्रोजन को H2 पढ़ते हैं। इसी प्रकार Cl को Cl2 पढ़ते हैं। तो ये गैसों को पढ़ने का तरीका है। कभी भी ये अपने एक परमाणु के रूप में नहीं चलती, हमेशा द्विक परमाणु के रूप में चलती हैं। तो हमें प्राप्त हो जाएगा CaOCl2, उसी के साथ हमारे पास मिल जाएगा H2O। ये है आपका
ब्लीचिंग पाउडर या फिर विरंजक चूर्ण। रिएक्शन को बैलेंस करना देख लेते हैं। यहाँ पे कैल्शियम का एक अणु है, यहाँ भी कैल्शियम का एक अणु है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 हो गए, एक और एक 2, क्लोरीन भी 2 है और हाइड्रोजन भी अपने आप में 2 है। तो हमारी जो ये रिएक्शन है ये कम्प्लीटली बैलेंस्ड है। इसके बाद हम इसके भौतिक गुणों को देख लेते हैं। भौतिक गुण या भौतिक प्रॉपर्टी या भौतिक स्वरूप। सबसे पहले यह हल्के पीले रंग का होता है, हल्के पीले रंग का होता है, जल में विलय होता है, जल में विलय होता है। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यह एक प्रकार का मिश्रित लवण होता है, यह एक प्रकार का मिश्रित लवण होता है। नंबर 4, और इसमें से क्लोरीन की गंध आती है, क्लोरीन की गंध आती है जो कि स्वाभाविक है, क्योंकि जैसे आपने इसका अणुसूत्र पढ़ा CaOCl2, यदि इसमें क्लोरीन है ही तो इसमें से क्लोरीन की गंध आएगी ही। इसके बाद हम इसके रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। रासायनिक गुण, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराना। यदि आप विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराएंगे और उसके बाद आप हीट इफेक्ट शो करेंगे या ऊष्मा का प्रभाव देखने की कोशिश करेंगे, तो ये तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो ऊष्मा का प्रभाव आप देखते हैं तो आप इस एरो के ऊपर ये डेल्टा का साइन ज़रूर बनाएंगे। इसका नाम लिख देते हैं विरंजक चूर्ण। इसमें क्लोरीन गैस मुक्त होगी और साथ ही आपको प्राप्त हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम चूना पत्थर भी कहते हैं। अब क्योंकि ये क्लोरीन गैस है तो इसके लिए ये एरो लगाना एप्रोप्रिएट होगा, बिल्कुल सही है, उचित होगा। अब इसके बाद हम इसको बैलेंस करने का देख लेते हैं। कैल्शियम का एक अणु है, इधर भी कैल्शियम का एक अणु है, यहाँ पर O 2 और एक 3 और इधर भी 3, कार्बन एक ही है, क्लोरीन के 2 अणु हैं। इस प्रकार हमारी जो अभिक्रिया है वो पूर्ण रूप से बैलेंस्ड है। आगे देखते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं ऊष्मा का प्रभाव CaOCl2 जो कि आपका विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण। इसको यदि आप हीट इफेक्ट शो करेंगे इसके लिए तो यहाँ से ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाएगी और आपके पास बच जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। अब रिएक्शन को बैलेंस करने की बात आती है तो Ca का 1 है, इधर भी 1 है। यहाँ पे मेन बात है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के 2 अणु हैं तो आपको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना ही होगा और इसी प्रकार यहाँ पर भी। अब देख लेते हैं, कैल्शियम के 2 अणु हैं, इधर भी कैल्शियम के 2 अणु हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं, ये रहे 2, क्लोरीन के 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। तो हमारी जो ये रिएक्शन है वो कम्प्लीटली बैलेंस्ड है। उसके बाद हम इसमें देखते हैं तनु अम्लों से अभिक्रिया। तनु अम्लों से अभिक्रिया। अब बात यहाँ पर आती है तनु अम्लों की। हमने अभी तक अम्ल पढ़े हैं, क्षार पढ़े हैं, अब यहाँ पर तनु और 2 टर्म और बन के आती हैं। यहाँ पर एक होती है तनु और दूसरी होती है हमारे पास सांद्र। तनु को इंग्लिश में बोल देते हैं हम डाइल्यूट और सांद्र को बोल देते हैं कंसंट्रेट। जो तनु होता है, तनु में जो अम्ल या क्षार की जो मात्रा होती है वो कम होती है, जबकि जो जल है वो इनकी तुलना में अधिक होता है। इसी प्रकार अगर सांद्र की बात करें या कंसंट्रेट की बात करें, इसमें अम्ल हुआ या आपका क्षार हुआ उसकी मात्रा तो अधिक होगी किंतु जल की मात्रा कम होगी। इससे पहले आपने इनको दुर्बल और प्रबल की फॉर्म में रखा था, उसको उस तरीके से देखें तो ये आपका एक प्रकार से दुर्बल है और ये आपका प्रबल है। यदि हम विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल
इसके नीचे आप डाइल्यूट लिखकर सही रहेगा। विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया डाइल्यूट H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर हमें CaSO4, जिसको हम कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं, तथा साथ ही में जल और क्लोरीन गैस का अणु मुक्त हो जाएगा। जैसे ही हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है, हम पहुंच जाते हैं रिएक्शन को बैलेंस करने में। कैल्शियम का एक, इधर भी कैल्शियम का एक, ऑक्सीजन का एक, क्लोरीन के दो, दोनों साइड, हाइड्रोजन के भी दो, और SO4 का एक अणु है। हमारी रिएक्शन बिल्कुल कंप्लीट है और बैलेंस्ड है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसकी जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ अभिक्रिया आप CaOCl2, जो कि आपका विरंजक चूर्ण है, की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो हमें प्राप्त होगा CaOH का होल ट्वाइस, जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और साथ ही में क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगी। रिएक्शन को बैलेंस करना देख लेते हैं। कैल्शियम एक, ऑक्सीजन एक और एक दो, इधर भी दो, हाइड्रोजन दो हैं, इधर भी दो हैं, और क्लोरीन भी हमारे पास दो है। क्योंकि ये गैस है इसलिए ये वाला एरो हम प्रदर्शित कर देते हैं। ये हमारा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद आता है इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण गुण विरंजक गुण के। इसमें ऐसी कौन सी पावर है या ऐसी कौन सी रिएक्शंस ये कर देता है कि ये या तो कपड़ों का रंग बदल देता है या कोई दूसरा रंग उन पर चढ़ जाता है, या जब जो लेडीज़ ब्लीचिंग कराती हैं तो उनके जो चेहरा है, फेस है, तो वो किस प्रकार से क्लीन हो जाता है, वो चीज़ देखते हैं हम इसमें। विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यदि हम कराएं तो हमें कैल्शियम सल्फेट और साथ में जल और क्लोरीन का एक अणु मुक्त हो जाएगा। रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड ही है। उसके बाद इन दोनों को उठा लेते हैं। जल और क्लोरीन की यदि अभिक्रिया कराएं तो हमें प्राप्त हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और साथ ही में एक नवजात ऑक्सीजन। ये जो नवजात ऑक्सीजन है, यही वो एलिमेंट है जो ब्लीचिंग पाउडर को इतना महत्व देता है। यही वो एलिमेंट है जो नवजात ऑक्सीजन हुई है, नवजात जो भी तत्व हुआ, उसको हमेशा इस ब्रैकेट में आप बंद करेंगे। जैसे मान लीजिए नवजात हाइड्रोजन है तो उसको इस प्रकार से प्रदर्शित कर देंगे, नवजात नाइट्रोजन है तो उसे इस प्रकार से प्रदर्शित कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। अब देख लेते हैं आगे के प्रोसेस। अब यदि इस नवजात ऑक्सीजन की अभिक्रिया आप किसी भी रंगीन कपड़े से कराते हैं तो वो आपको रंगहीन प्राप्त हो जाएगा। इस नवजात ऑक्सीजन के कारण ही जो आपका रंगीन कपड़ा आता है वो रंगहीन हो जाता है। इसके बाद इसके कुछ उपयोग देख लेते हैं। सबसे पहला तो जो मैंने आपको बताया है, हमेशा ही प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में एक प्रॉपर्टी इसकी ऑक्सीकारक गुण होता है। ऑक्सीकारक के रूप में जो आपने अभी पढ़ा, जो नवजात ऑक्सीजन के द्वारा हो रहा था, ऑक्सीकारक के रूप में। नंबर 3, चीनी को सफ़ेद करने में, चीनी को सफ़ेद करने में। नंबर 4, किसी भी कपड़े को रंगहीन करने में, किसी भी कपड़े को या किसी भी पदार्थ को रंगहीन करने में। ये इसके महत्वपूर्ण उपयोग थे जो कि सफिशिएंट हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर
ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक नाम भी यही है, रासायनिक नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका अणुसूत्र कुछ इस प्रकार से होगा, अणुसूत्र CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। उसके बाद हम इसको बनाने की विधियाँ देख लेते हैं, बनाने की विधियाँ। इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि। यदि हम जिप्सम को, जो कि CaSO4 इंटू ट्वाइस H2O गुणा 2, ये होता है हमारा जिप्सम। देखिए जिप्सम क्या होता है, आपने देखा होगा जो सीमेंट है वो जमने की प्रकृति बहुत ज़्यादा रखता है। मतलब उसको अगर आप ओस में या फिर खुले आसमान में रख दें तो वो वायु से बहुत जल्दी अभिक्रिया करने की कोशिश करता है और बहुत जल्दी सूख जाता है। जिप्सम जो होता है उसकी इसी दर को कम करने का कार्य करता है। और जो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये जिप्सम इसके बिना नहीं बन सकता। तो यदि आप जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें तो आपको प्राप्त हो जाता है CaSO4 का ट्वाइस इंटू H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका बैलेंस करना भी देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस वह है, आपने देखा हो जो प्लास्टर बने होते हैं, जो हड्डियाँ टूटी हुई होती हैं उनको जोड़ने के लिए जो प्लास्टर बनाते हैं, उसके ऊपर एक सफ़ेद रंग की जो लेयर होती है वही आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, और ज़्यादा क्लियर आपको रासायनिक अभिक्रिया और उपयोग में आपको इसका पता चल जाएगा। अब इसको बैलेंस करने का देख लेते हैं। CaSO4 के 2 अणु हैं, CaSO4 के 2 अणु हैं, जल के अणु हैं 2 दूनी 4, यहाँ पर मिला है 1, तो और कितने चाहिए 3 जल के अणु बाहर निकल गए। ये हमारी रिएक्शन है, बैलेंस्ड है। आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा का प्रभाव, जल का प्रभाव। उसके बाद हम देख लेते हैं इसके भौतिक गुण। भौतिक गुण इसका यही रहेगा कि ये सफ़ेद रंग का होता है, सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसके कुछ रासायनिक गुण या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम इसका देखते हैं ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव, देखिए ये जो इसकी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है ऊष्मा का प्रभाव है, जो आपने बनाने की विधि ली थी ना, बिल्कुल इसकी उल्टी है। देख लीजिए कि हम ऊष्मा का प्रभाव प्लास्टर ऑफ पेरिस लेकर चलेंगे। CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O प्लस H2O, इसको आप 200 डिग्री सेल्सियस पे अगर गर्म करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा जिप्सम। जिप्सम होता है CaSO4 इंटू ट्वाइस H2O। रिएक्शन ये होता है आपका जिप्सम। जिप्सम लेकर चले थे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यदि आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करें तो आपको जिप्सम प्राप्त हो जाता है।
अब देख लेते हैं इसको बैलेंस करना। CaSO4 का होल ट्वाइस मतलब 2 अणु हैं, तो हमें यहाँ पर भी 2 अणु करने पड़ेंगे। अब एक चीज़ समझिए, ये ब्रैकेट इसलिए बनाया है क्योंकि ये जो 2 है ये CaSO4 इंटू ट्वाइस H2O, ये दोनों पृथक नहीं है, मतलब ये दोनों अलग नहीं है, ये एक क्रिस्टल है जिसको हमने जिप्सम कहा है। लेकिन यदि आप जिप्सम में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे में ही तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए ये ब्रैकेट बनाया गया है। तो उसके बाद देख लीजिए 2 दूनी 4, यहाँ पर यह 2, अगर मैं यहाँ पर 3 कर दूँ तो 3 और 1 4, 2 दूनी 4, हमारे जल के अणु भी इक्वल हैं। आपकी जो रिएक्शन है वो बिल्कुल बैलेंस्ड है। इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं जल से अभिक्रिया। तो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस लेकर चलेंगे, जो होता है CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। इसकी क्रिया हम जल के 3 अणुओं से अगर कराएं तो हमें प्राप्त होगा CaSO4 इंटू ट्वाइस H2O, जो कि होता है हमारा जिप्सम। इसको बैलेंस करें तो 2 अणु हैं कैल्शियम सल्फेट के, तो ये रहे 2 अणु। जल देख लीजिए 3 और 1 4, 2 दूनी 4। अब ये चीज़ समझने वाली है, ये जो CaSO4 इंटू ट्वाइस H2O है ये पूरा जिप्सम का क्रिस्टल होता है। इसमें ये आप जल को पृथक नहीं समझ सकते। अगर जल को हमें अलग करना होता है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे जो जल है वो गुणा के रूप में है, ये पूरा का पूरा है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये अगर प्लस लगा के जल लिखा हुआ है तो ये इससे अलग है, ये बाद में मिलाने पर या फिर बाहर निकल गए इस तरीके से है, लेकिन ये कंप्लीट का कंप्लीट आपका एक क्रिस्टल है। इसी प्रकार से ये पूरा जिप्सम का क्रिस्टल है। उसके बाद देख लेते हैं ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव तो लेकर तो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस चलेंगे, CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। अगर आप इसको 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें तो आपको CaSO4 प्लस H2O मतलब जो जल है वो आपको अलग हो जाएगा और आपको मिल जाएगा कैल्शियम सल्फेट। रिएक्शन को बैलेंस करने की अगर बात आई तो ये अगर आपके पास 2, तो यहाँ पे आपको 2 अणु इसके बनाने ही होंगे, और ये है आपका जल। प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बाद हम इसके कुछ उपयोग देख लेते हैं। पहला तो उपयोग आप यही होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है तो प्लास्टर का निर्माण करने में, प्लास्टर का निर्माण करने में, चौक बनाने में, चौक जो लिखने वाली चौक होती है। थर्ड है दांतों का फ्रेम बनाने में, दांतों का फ्रेम बनाने में, और कागज़ के कारखानों में, कागज़ के कारखानों में, और मूर्तियाँ बनाने में। आपने देखा होगा ना सफ़ेद रंग की जो मूर्तियाँ होती हैं वो मूर्तियाँ बनाने में। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसके बाद इस चैप्टर में आगे जितनी भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनके लिए मैं आपके लिए एक नई अलग क्लास बना दूंगी जो इससे नेक्स्ट क्लास होगी। और इसमें जो भी टर्म आपको समझ में नहीं आई हो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।